गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में निबंध लेखन पढ़ेंगे। निबंध शब्द बंध धातु में नी उपसर्ग लगाने से बना है। इसका अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ या सुगठित, अर्थात विचारों या भावों को अच्छी प्रकार से गठित करके लिखित रूप में प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। निबंध लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। अच्छा निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। निबंध भली भांति गठी हुई ऐसी गद्य रचना है जिसमें एक विषय पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए जाए। निबंध में लिखने वाले की व्यक्तिगत छाप होती है। विचार सुसंबद्ध होने चाहिए। भाषा सहज और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पे कहने का अर्थ है, आप जब विषय पसंद करते हैं, निबंध में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आप जब कोई भी निबंध पसंद करते हैं तो उस एक ही विषय के ऊपर आपके अपने विचार, आपके अपने व्यक्तिगत विचार आपको प्रस्तुत करने हैं और उसमें मौलिक विचार होने चाहिए। मतलब कहीं से भी रटा हुआ या कहीं मतलब जो बुक में दिया गया है वही लिखना नहीं होता है, बल्कि आपको अपने विचार खुद अच्छी तरह से एक ही विषय पर भली भांति गठे हुए, मतलब कि एक उस विषय को छोड़कर अलग बात आप उसमें नहीं लिख सकते हैं। अब हम कुछ उसके नियम है वह पढ़ेंगे। निबंध लेखन के लिए वही विषय चुनना चाहिए जिसकी आपको अच्छी तरह से समझ हो। आप बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें आपको 2 या 3 ऑप्शन दिए होंगे। आपको उनमें से एक विषय चूज़ करना है। आप वही विषय चूज़ कीजिए, मतलब पसंद कीजिए कि जो आपको समझ में आए, आप अच्छी तरह से उसको लिख सके। निबंध लेखन के पूर्व रूपरेखा अवश्य बना लेनी चाहिए। रूपरेखा माने आप क्या लिखना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें कवर करना चाहते हैं। तो आपको अपने हिसाब से जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं उसमें आपको क्या लिखना है उसका एक रफ ग्राफ बना लेना चाहिए। उसके बाद है निबंध में यथास्थान सूक्तियों, उदाहरणों, संक्षिप्त उपकथाओं का प्रयोग करना चाहिए। आपने जो विषय पसंद किया है उसके अनुरूप वहाँ पर आप कोई 2 पद्य लाइन लिख सकते हैं, कुछ उदाहरण लिख सकते हैं या छोटी सी कहानी, मतलब एकदम छोटा सा विवरण भी आप लिख सकते हैं। एक ही बात को नहीं दोहराना चाहिए ताकि पुनरुक्ति का दोष न हो। आप एक ही बात, एक ही पैराग्राफ 2-3 बार लिख ले तो आपको निबंध में मार्क्स नहीं आएंगे। उसकी जगह आपको नए नए विचार अच्छी तरह से पैराग्राफ वाइज लिखने चाहिए। विचारों में परस्पर संबद्धता अवश्य होनी चाहिए। मतलब जो आपने सब्जेक्ट पसंद किया है उसके अनुरूप जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं वो संबंध होने चाहिए, मतलब उसको एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। एक पैराग्राफ आप भारत के ऊपर लिखे और एक पैराग्राफ आप दूसरे ही सब्जेक्ट ऊपर लिख दे, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। अपने विचार, अपने शब्दों और अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना चाहिए। हर एक जो राइटर होता है, लेखक होता है, उनकी खुद की एक शैली होती है। मतलब आप जब लिख रहे हैं तो आप दूसरों की विचार या दूसरों एक पैराग्राफ एक निबंध में से दूसरा पैराग्राफ दूसरे निबंध, तो आपका निबंध जो है वो सुसंबद्धता से परिपूर्ण नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पहले एक छोटा ग्राफ मतलब दिमाग में रखना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है, कौन सा पैराग्राफ में कौन सी बात लिखनी है, वो आपको दृढ़ता से तय करना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल, स्पष्ट, अर्थपूर्ण और व्यवस्थित होने चाहिए ताकि उनका सही भाव जो है पाठक की समझ में आ जाए। अब जब वाक्य बनाते हैं तो एक वाक्य पूरा पैराग्राफ बन जाता है, कहीं पे पूर्ण विराम, कहीं पे अल्प विराम, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो आप जब लिखते हैं तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य जो है वो सरल और छोटे हो, स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो और व्यवस्थित हो, ताकि जो निबंध पढ़ रहा है उनकी समझ में अच्छे से आ जाए। सुंदर लेख एवं स्वच्छता निबंध का सौंदर्य बढ़ा देते हैं।
जिससे पाठक पढ़ने के लिए विवश होता है। आप पुनरुक्ति नहीं करते हैं, आप अच्छे से लिख रहे हैं, तो कोई भी जो इंसान है जो आपका निबंध पढ़ रहा है वो अंत तक पढ़ेगा। अगर आपका वाक्य में कोई मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सुसंबंध नहीं है, सब्जेक्ट के अलावा कुछ लिखा है, तो वो पूरा निबंध पढ़ेगा ही नहीं। निबंध का अंत आकर्षक एवं स्पष्ट, संक्षिप्त और हृदयस्पर्शी होना चाहिए। आप जो निबंध लिख रहे हैं उसका पूरे निबंध का सार वो अंतिम पैराग्राफ में आपको लिखना चाहिए कि आपने ये निबंध क्यों पसंद किया, आपको उसमें क्या अच्छा लगा। तो वो आपको जो लास्ट 2-3 लाइन का पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उसमें अवश्य लिखना चाहिए। निबंध में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा शब्द सीमा पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपको कहा गया हो कि 250 वर्ड्स का निबंध आपको लिखना है या 200 वर्ड्स का निबंध लिखना है, तो आप उससे 2-4 शब्द और या 2-3 लाइन और लिख सकते हैं। मगर आप जहाँ पे आपको 3 पेज का निबंध लिखना है वहाँ आप 6 पेज, 8 पेज, 15 पेज लिख लें, तो वो अनावश्यक विस्तार हो जाएगा। तो उससे भी आपको बचना चाहिए। निबंध के विभिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परीक्षित लिखने चाहिए। परीक्षित माने अलग अलग जो आपको मुद्दे दिए हैं उसके पैराग्राफ लिखने चाहिए। मुद्दों के महत्व के अनुसार ही उनका विस्तार करें। जो आपने टॉपिक मतलब कि आपको एक निबंध अभी मैं पढ़ाऊंगी तो आप देख लेना कि प्रदूषण है, तो प्रदूषण में आपको टॉपिक दिए जाएंगे कि आपको उसके बारे में लिखना है, तो उसको ही उस मुद्दे के अनुसार ही आप उसका विस्तार करें। उसके अलावा आप ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भाषा एवं मुहावरों और कहावतों के उचित प्रयोग से निबंध का सौंदर्य बढ़ता है। आप जहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं वहाँ पे आप थोड़े मुहावरे, कहावतों का प्रयोग करेंगे तो आपका निबंध जो है वो ज़्यादा अच्छा, मतलब वो उसका जो प्रयोग है वो दूसरों से ज़्यादा अच्छा होगा। लिखते समय वर्तनी का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आप लिख रहे हैं मगर उसमें वर्तनी ही प्रॉपर नहीं है तो आपको निबंध में मार्क नहीं मिलेंगे। ग्रामेटिकल जो मिस्टेक आप करते हैं वो जितनी हो सके उतनी कम करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके निबंध के मार्क जो है वो कट सकते हैं। विराम चिन्हों का उचित स्थान प्रयोग अवश्य करें। विराम चिन्ह माने अल्प विराम, पूर्ण विराम, आश्चर्य चिन्ह, मतलब आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसके हिसाब से विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने से आपके निबंध को और ज़्यादा अच्छे से कोई समझ सकता है। आज हम हिंदी निबंधों के कुछ नमूने यहाँ पढ़ेंगे। पहला निबंध है राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता में यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक दिए आपको। भारतीय एकता, आदिकाल से एकता का महत्व, बाधक तत्व और एकता का संरक्षण। एकता किसको कहते हैं वो हमें पता है, मतलब एकजुट कर रहना। भारतीय मतलब भारत में एकता का क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको इस निबंध में लिखना है। एकता का महत्व कब से है वो आपको लिखना है, और एकता तोड़ने वाले तत्व कौन से है वो भी आपको लिखना है, और एकता को हम कैसे बनाए रखें, उसका संरक्षण कैसे करें वो आपको इस निबंध में लिखना है। अब हम देखें, दूसरे और 2 है उसको हम बाद में देखेंगे। अभी देखें भारतीय मतलब राष्ट्रीय एकता। भारत अनेकता का देश है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय है, पर इतनी विविधता होते हुए भी प्राचीन काल से ही भारत एकता की भावना से ओतप्रोत है। जब जब किसी ने हमारी एकता में सेंध लगाने की, सेंध माने तोड़ने की कोशिश की तो उसे हमने मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी जो है वो मुहावरा है। तो आप यहाँ पे ये प्रयोग करेंगे तो आपका निबंध जो है वो अच्छा दिखेगा। राष्ट्रीय एकता हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। भारत की एकता उसकी विभिन्नताओं से निहित है। यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है स्टार्टिंग है उसमें हमने भारत क्या है कैसा है वह दिखाया।
अब हमें एकता के बारे में लिखना है, मतलब कि एकजुट होने में। किसी भी राष्ट्र के लिए एकता का होना अत्यंत आवश्यक है। भारत जैसे देश में तो राष्ट्रीय एकता ही सीमेंट का काम कर सकती है। सीमेंट क्या करती है? दीवार बनती है तो ईंटों को जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि ईंट जो है वो व्यक्ति है और आपके अंदर एकता का जो भाव है वो सीमेंट है, मतलब वो एक दूसरे को जोड़ते हैं। भारत जैसे देश में तो राष्ट्रीय एकता सीमेंट का काम कर सकती है। जैसे ईंटों की दीवार में सीमेंट न हो तो धक्का लगते ही दीवार गिर जाती है, वैसे ही राष्ट्रीय एकता के अभाव में कोई भी दुश्मन हमारे देश को खंड खंड कर सकता है। पड़ोसी देश हमारी सीमेंट को खरीदने की भरसक कोशिश करते हैं, पर हमारी एकता ने उनकी इस प्रकार की नीति को कुचल कर रख दिया है। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का भेद खड़ा किया, फूट डाली और राज किया, परंतु जब भारत की जनता ने भेदभाव भुलाकर भारतीयता का परिचय दिया तो विश्वविजयी अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। भारत की एकता हमारे पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों द्वारा परिलक्षित होती है। यहाँ एकता को बनाए रखने वाले तत्वों की कमी नहीं है। आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही संस्कृति के दर्शन होते हैं। रामकृष्ण के नाम पर जहाँ सारे हिंदू एक है तो मोहम्मद के नाम पर मुसलमान एक है। वहाँ गांधी, सुभाष के नाम पर पूरा हिंदुस्तान एक है। आज जब कश्मीर पर संकट घिरता है तो केरलवासी भी व्यथित होता है। गुजरात में भूकंप आता है तो सारा भारत उसकी सहायता के लिए उमड़ पड़ता है। अमरनाथ यात्रा में फंसे तीर्थयात्रियों को मुसलमान बचाते हैं। दंगों के वक्त हिंदू पड़ोसी मुसलमानों या सिखों को शरण देते हैं। अजमेर शरीफ पर हिंदू मुसलमान एक साथ वंदना करते हैं, तो कैसे कहे कि राष्ट्रीय एकता की कमी है? हमारी एकता का यही सूत्र है, भावात्मक एकता। भारत की सांस्कृतिक एकता ही राष्ट्रीय एकता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी एकता में बाधक तत्व है भाषा। उत्तर और दक्षिण भारत की भाषाओं में पर्याप्त अंतर है। दोनों के मूल स्रोत ही अलग है, तो अंतर स्वाभाविक है। क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण खान पान, रहन सहन, वेशभूषा में भेद स्वाभाविक ही है। फिर भी एक सूत्र है जो हम सबको बांधे है। अब धीरे धीरे ये दूरियां भी पटने लगी है। दक्षिण भारतीय व्यंजन उत्तर भारत में और उत्तर भारतीय व्यंजन दक्षिण भारत में बड़े चाव से खाए जाने लगे हैं। एकता को अलगाव में बदलने का जिम्मा कुछ हद तक हमारे स्वार्थी नेताओं का भी है। वे अपना वोट बैंक सुदृढ़ बनाने के लिए जातिवाद, सांप्रदायिकता, धर्म, भाषा आदि के नाम पर परस्पर भेदभाव पैदा करने से नहीं चूकते। एकता को बनाए रखने में भेदभाव पैदा करने वाले सभी तत्वों को समूल नष्ट करना होगा। अपना स्वार्थ छोड़ना होगा। एक दूसरे को उदारता से अपनाना होगा। प्रत्येक भारतवासी को जागरूक होकर संकीर्णताओं से ऊपर उठना होगा। विनोबा जी ने भारतवासियों के लिए कहा है, सबको हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। हाथ की 5 उंगलियां समान थोड़े ही है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन हाथ से कोई कार्य करना हो तो 5 इकट्ठी होकर उठती है। यहाँ पे यह निबंध जो है वो संपूर्ण होता है। इसके बाद दूसरा निबंध है वह देखते हैं। प्रदूषण समस्या और समाधान। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिए गए हैं वह है प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण और प्रभाव, और प्रदूषण से मुक्ति के उपाय। तो इसी टॉपिक को लेकर आपको निबंध लिखना है। अब देखते हैं। प्रदूषण का अर्थ है दूषित होना। पर्यावरण का अर्थ है वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी या विकार। पर्यावरण को दूषित करने वाले जो भी
कारण है वह प्रदूषण कहलाते हैं। आज हम जिस तरह के वातावरण में जी रहे हैं वह पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण की समस्या आज सारे विश्व के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। जीवन की कैसी विडंबना है कि जिस प्रकृति ने हमें शुद्ध वायु, शुद्ध जल, हरी भरी धरती, शुद्ध पर्यावरण प्रदान किया, उसे हमने अपने भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए अनेक कल कारखाने लगाकर दूषित कर दिया। प्रदूषण की समस्या ने संसार के समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। नागरिक जीवन प्रदूषण से अधिक त्रस्त है। इसका कारण है वहाँ की बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण। प्रदूषण हमारी असंतुलित वैज्ञानिक प्रगति के कारण बढ़ा है। जब से मानव ने अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के साथ मनमानी की है, उस पर विजय पाने के लिए मनचाही छेड़छाड़ की है, तब से प्रकृति कुपित है। मनुष्य ने इमारतों के निर्माण के लिए वन काटे, पहाड़ तोड़े, समतल मैदान बनाए, हरियाली की बजाय ईंट, बजरी और तारकोल के निर्माण किए। दिन रात कारखाने चलाने के लिए विद्युत गृह और ताप घर बनाए, प्लास्टिक जैसी घातक वस्तुएं बनाई। फसला बढ़ाने के लिए कीटनाशक, रासायनिक खाद्यों का प्रयोग किया। हमारे स्वार्थ के साथ सौदा करना ही है। प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा देने का यही मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण की चपेट में सबसे ज़्यादा महानगर आए हैं। औद्योगिकरण और मोटर गाड़ियों की बढ़ती संख्या ही इसका कारण है। छोटे छोटे कारखाने तो हर जगह खुल गए हैं, पर उनसे निकलने वाली जहरीली गैसें, धुआं तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों का धुआं वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। वाहनों के घुसने से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आज न जाने सांस और फेफड़ों की कितनी बीमारियां आम बात हो गई है। वृक्ष और वनों को निरंतर काटने से पर्यावरण शुद्ध नहीं हो पाता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण भी नगरों की औद्योगिक इकाइयाँ ही है। वे अपना दूषित जल, बचा हुआ रसायन, कचरा सब नदियों में बहा देते हैं। गंगा और यमुना की हालत तो आप जानते ही हैं कि गंदे नालों जैसी बदबू और सड़न से भरी है। छोटे मोटे तालाबों में भी पशुओं को नहाना, कपड़े धोना, उसके किनारे मलमूत्र त्याग करना आदि ऐसी बुराइयां हैं जिनके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। इससे आंत्रशोथ, मलेरिया, हैजा, पेचिस, डेंगू जैसी बीमारियां जो है वो फैलती है। मानव तनावग्रस्त क्यों है? शोर के कारण। ध्वनि प्रदूषण से हमारी श्रवण शक्ति भी प्रभावित होती है और पूरी शारीरिक व्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हर घर में पानी के लिए मोटरें लगी है। सुबह से उनका शोर शुरू हो जाता है। सड़क पर वाहनों का शोर, इसके अतिरिक्त रिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, रेडियो का शोर भी आम बात है। शांत स्थानों का तो जैसे अभाव सा हो गया है। पक्षियों का संगीत जैसे गायब हो गया है। भूमि प्रदूषण भी इस वैज्ञानिक युग की ही देन है। पहाड़, वन कट गए तो भूमि का संतुलन बिगड़ गया। रासायनिक खाद्य डालकर भूमि की क्षमता को तो बढ़ा लिया, पर अब जहर उगलती है। मनुष्य की अंधाधुंध प्रगति का दुष्परिणाम है कि मौसम चक्र बिगड़ गया, धरती पर गर्मी बढ़ गई है। यदि इसी प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता रहा तो हिमखंड पिघलेंगे, बाढ़ें आएगी, समुद्र जल में वृद्धि होगी, आकाश में फैली ओजोन परत में छेद हो जाएंगे, जिससे धरती का पर्यावरण विषाक्त हो जाएगा। प्रदूषण से मुक्ति के उपाय है आसपास पेड़ लगाना, वन संपदा का रक्षण करना, शोर कम करना, औद्योगिक कारखाने शहर से दूर और उनका कचरा व्यवस्थित ढंग से नष्ट किया जाए। वाहनों को चलाने के लिए सीएनजी का प्रयोग करें।
सल्फरहीन पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे दूसरा निबंध जो है वो संपूर्ण होता है। निबंध 3 राष्ट्रभाषा हिंदी। यहाँ पे आपको टॉपिक दिए राष्ट्रभाषा का महत्व, भाषा की आवश्यकता, संविधान में हिंदी की स्थिति और हिंदी के प्रति भारतीय नागरिक का कर्तव्य। आपको राष्ट्रभाषा के ऊपर लिखना है, तो आपको पहले जो उसका महत्व है वो लिखना है, फिर भाषा की आवश्यकता, भाषा के बगैर कुछ चलता नहीं है, और संविधान में हिंदी की स्थिति मतलब कब हिंदी राष्ट्रभाषा बनी और संविधान में उसके लिए क्या क्या लिखा गया है वो भी आपको लिखना है, और हिंदी के प्रति भारतीय नागरिकों के कर्तव्य। अब हम देखें, निज भाषा उन्नति अहे सबक उन्नति को में मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोटेशन है, और यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो अपनी भाषा में उन्नति नहीं करता उसकी उन्नति का कोई मूल नहीं है। अपनी निज भाषा के ज्ञान के बिना हृदय का जो सूल है, मतलब कि आपको अंतरात्मा है, वो सुकून नहीं मिलेगा आपको। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण हो प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ के हम प्रवीण तो हो गए, होशियार हो गए, पर निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। हीन के हीन माने जो हम कमज़ोर थे वही हम रहेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कथन कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस कथन में कितनी सच्चाई है इसका अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है। बिना अपनी भाषा के हमारी स्थिति दिन के दिनहीन जैसी ही है। मानव ही वही सौभाग्यशाली जीव है जिसे वाक शक्ति का वरदान मिला है। वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी भाषा का सहारा लेता है। भाषा के अभाव में न तो किसी सामाजिक परिवेश की कल्पना की जा सकती है और न ही सामाजिक या राष्ट्रीय प्रगति की। साहित्य, कला, विज्ञान और दर्शन सभी का आधार भाषा ही है। किसी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव है। इसी भाषा को उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता और स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी भाषा के माध्यम से सरकारी कामकाज होता है। सभी नागरिक भी इसका प्रयोग करते हैं। मानव के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है। मानव चाहे कितनी ही भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर ले, पर उसे अपनी भाषा की शरण लेनी ही पड़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही तत्कालीन कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और भारत को सर्वप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, वो 1949 में घोषित किया गया था। इतना होने पर भी हिंदी भाषा का अपना घोषित पद प्राप्त नहीं कर पाई है। इसके कई कारण हैं कि फूट डालो राज करो की नीति ने हमें भाषा के स्तर पर भी बांटा। अंग्रेजी की जड़ें इतनी गहरी जमा दी गई कि उन्हें उखाड़ना सहज ही संभव नहीं था। हमारी मानसिकता शायद अभी भी गुलाम है। हम अंग्रेजी में अपना कार्य करना अच्छा समझते हैं। आज 70 साल के बाद भी अंग्रेजी का फलना फूलना इसी और संकेत करता है।
किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिकता, सब प्रकार के भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य आदि गुण अपेक्षित है। ये सभी गुण हिंदी में है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने साल बाद भी हम वह सम्मान उसे नहीं दे पाए हैं। स्थिति यह है कि हिंदी के कोने कोने में बोली जाती है। हिंदी जो है वह देश के हर कोने में बोली जाती है। अहिंदी भाषी भी टूटी फूटी हिंदी बोल सकता है और समझ लेता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की यह राजभाषा है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार जिसे उसे द्वितीय भाषा का दर्जा मिला है। शेष राज्यों में भी यदि कोई भाषा संपर्क भाषा हो सकती है तो वह हिंदी ही हो सकती है। राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य उज्जवल है, इसमें संदेह नहीं। हमें हिंदी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोगहीनता नहीं, गौरव का प्रतीक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण देकर सभी को चौंका दिया था। इसलिए ये हमारे हाथ में ही है कि संकीर्णता को त्याग कर हिंदी की उन्नति के लिए सतत प्रयास करते रहे। यहाँ पे यह जो निबंध है वह संपूर्ण होता है। यहाँ हमने 3 निबंध पढ़े। 3 निबंध से आप समझ सकते हैं कि आपको निबंध किस स्वरूप में लिखना है, कैसी भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए, और जो आपको सबसे पहले निबंध के जो नियम पढ़ाए उसको ध्यान में रखकर ही निबंध आपको लिखना चाहिए। तो आपके जो निबंध के 7 मार्क है बोर्ड में वो आपको मिल सकते हैं। यदि आप वो नियम के अलावा अपने हिसाब से लिखेंगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे तो आपको निबंध में जो पूर्ण मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। तो आप जब भी निबंध लिखें तो पहले रूल्स पढ़कर, निबंध पढ़कर फिर अपने आप से लिखते जाए। धन्यवाद।